तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? मजे में? अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? फिजिकल चेंज पढ़ा था, केमिकल चेंज पढ़ा था और कुछ केमिकल रिएक्शंस देखी थी, केमिकल इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, थोड़े से चैप्टर को आगे लेके चलेंगे और आज हम सीखेंगे कि अपने रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, हाउ टू बैलेंस रिएक्शंस, है ना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर आगे की ओर। अच्छा, हमने देखा था कि काफी सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंजेस देखने को मिल रहे थे। अब हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही? यानी कि जब भी कुछ चेंजेस होंगे इसका मतलब क्या है? समथिंग हैपेंस, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो वही कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? यानी कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, पीपीटी बनेगी। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या होगी? गैस का इवॉल्व होगा। जैसे कि मान लो कोई भी H2 ले लिया, CO2 ले लिया, है ना। चेंज इन कलर, हो सकता है कि कलर में कुछ चेंज आए, या फिर चेंज इन स्टेट, या फिर स्टेट चेंज हो सकती है। यानी कि रिएक्शन से पहले जो हमने सब्सटेंस लिए हैं उनकी जो स्टेट है वो कुछ और हो, और बाद में रिएक्शन के बाद जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी स्टेट कुछ और होगी। और चेंज इन टेम्परेचर, तो ये कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक है जिनके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो वन बाय वन जरा हम देख लेते हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन था क्या? द इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जिनको हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर हम क्या कर पा रहे हैं? उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि रिएक्शंस हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो चलो भाई देखते हैं वन बाय वन। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यानी कि अगर रिएक्शन हो रही होगी तो जरूर क्या है? प्रेसिपिटेट बन रहा होगा। अब ये प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट यानी कि पीपीटी। अब ये पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है। पीपीटी क्या है? पीपीटी इज अ सॉलिड सब्सटेंस formed by mixing टू सॉल्यूशन। जब भी हम कोई दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे होते हैं तो हमको क्या मिलता है? एक सॉलिड सब्सटेंस है जो कि क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है नीचे। उसी को हम क्या बोलते हैं? पीपीटी, यानी कि प्रेसिपिटेट, है ना। तो कुछ सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट। क्लियर? चलो कुछ एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे कि हमको एग्जांपल दे रखा है लेड नाइट्रेट एंड द पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। हमने क्या क्या लिया? लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki। जब पोटेशियम आयोडाइड और हम जब लेड नाइट्रेट लेंगे तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? PbI2 यानी कि लेड नाइट्रेट, सॉरी लेड आयोडाइड, और हमको क्या मिलेगा? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, यही मिलेगा। अब हमको क्या मिलता है? PbI2। ये जो हमको PbI2 दिख रहा है इसका हमको क्या मिलता है? येलो प्रेसिपिटेट, येलो पीपीटी। जब हम लेड नाइट्रेट की और पोटेशियम आयोडाइड की जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिल रहा है हमको? लेड आयोडाइड मिल रहा है जो कि कैसा है? इसका येलो पीपीटी बनाता है। कैसा बनाता है? येलो पीपीटी। चलो कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, लेड नाइट्रेट वाला एग्जांपल हो गया। जरा और एग्जांपल देखो। अब हम ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या ले लिया हमने? सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट की हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? सोडियम क्लोराइड। तो हमको क्या मिलेगा?
जब हम सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो हमको क्या मिल रहा है, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में बताया था लिखना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये कैसा है, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है बाय टर्म लिखना। पहले सिल्वर नाइट्रेट, देन सोडियम क्लोराइड, फिर हमें क्या मिल रहा है, सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है और सोडियम नाइट्रेट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन के यानी कि केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, और हमको क्या मिल रहा है, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, और ये AgCl क्या है, व्हाइट PPT, और साथ में क्या मिल रहा है हमको, सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3। क्लियर, चलो भाई नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसका इवोल्यूशन, गैस का इवोल्यूशन। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि अब कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है जिनमें क्या हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, जिस बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो देखो जरा एग्जांपल, जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हम क्या ले रहे हैं, जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, और हमको क्या मिल रहा है, तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस, ZnSO4 प्लस H2। ये क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना। चलो भाई जरा और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, Zn की रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दे तो क्या बता पाएंगे हमको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? जिंक की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमको कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस, और साथ में ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड प्लस H2। क्लियर, चलो कुछ और एग्जांपल्स देख ले। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम करा दें किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2, यानी कि अब हमको कौन सी गैस मिल रही है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, इनमें सब में क्या हो रहा है, गैसेस का इवोल्यूशन हो रहा है। कुछ और एग्जांपल्स देखें। अच्छा, ये वाला एग्जांपल अब आप बताना है ना कि हमको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, हमको कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है। हमने क्या लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। इसको हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड CH3COOH। तो बताओ जरा क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमको, करो करो खुद से, एक बार खुद से ट्राई करके देखो कि सोडियम बाइकार्बोनेट की जब हम इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको कौन सी गैस है जो कि इवॉल्व होगी और क्या प्रोडक्ट हमको मिलेगा ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। करो खुद से ट्राई। चलो भाई देखते हैं, जब भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट की एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको कौन सी गैस इवॉल्व होती हुई दिखाई देती है। अच्छा, प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या बनेगा, CH3COO Na, CH3COO Na। अब क्या बचा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब ये क्या हो जाता है, फर्दर ब्रेक हो जाता है किसमें, H2O प्लस CO2 में। तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, CO2। बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए, चलो अब आगे बढ़ते। समझ आया या नहीं आया, इज इट क्लियर?
चलो भाई, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चेंज इन कलर। कलर में चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर। जैसा कि हमको एग्जांपल दे रहे हैं इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन, और आप सबने देखी है रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जंग लगना। आपने देखा होगा जो आयरन का जो नॉर्मली कलर होता है वो क्या होता है? ग्रेइश होता है। लेकिन जब आयरन किसके कांटेक्ट में आ जाए? वाटर के यानी मॉइस्चर के या फिर एयर के, जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो जो रिएक्शन, कुछ ना कुछ रिएक्शन होने लगती है, जिससे जो आयरन है हमारा ये क्या हो जाता है? कोरोड हो जाता है, खराब हो जाता है। एंड कोरोजन ऑफ आयरन, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक नया नाम दे देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। रस्टिंग यानी कि जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्या हुआ? आयरन का नॉर्मली ग्रे कलर होता है, लेकिन जब उस पर ऑक्सीजन ने और मॉइस्चर ने अटैक किया तो उसका कलर है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ब्राउनिश ब्राउनिश कलर दिखने लगता है हमको। जंग है ना, सबने देखी है जंग तो। और बारिश के मौसम में तो अक्सर जंग लगती है। क्यों? उस टाइम क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में है मॉइस्चर भरपूर मात्रा में होता है ना। हाँ, अच्छा, एक चीज, इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज क्वेश्चन पूछेंगे, जरा बताइए कि हम कौन कौन से मेथड है जिनसे हम रस्टिंग को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सब लोग क्या करेंगे? कमेंट में देंगे, है ना। जिसको पता है तो वो आंसर क्या करें? कमेंट करें। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? आयरन यानी Fe, जब इस पर O2 और H2O ये अटैक करते हैं तो क्या हो जाती है? Fe2O3 यानी क्या हो जाती है? जंग लग जाती है, .H2। इसी को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर? समझ आया कि कैसे कलर चेंज हो रहा है? पहले इसका कलर कुछ और था, अब इसका कलर, ये जो हमको बाद में जो प्रोडक्ट मिला है रिएक्शन के बाद, उसका कलर कुछ और है। जरा एक और एग्जांपल देख लिया जाए। आयरन की रिएक्शन हम क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट के साथ करा देते हैं, यानी कि CuSO4। और जो कॉपर सल्फेट है इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लू। कॉपर सल्फेट का कैसा कलर होता है? ब्लू। तो जब हम क्या करते हैं, आयरन को, जो आयरन फिलिंग्स होती है ना, उसको जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो अगर आप देखेंगे कुछ टाइम बाद जब उसको ऐसे ही रख देंगे, देन फिर थोड़ी देर बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमको क्या दिखता है? कलर चेंज होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर था, अब ये ब्लू कलर क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है, और हमको कुछ ग्रीन ग्रीन, पेल ग्रीन कलर का सॉल्यूशन देखने को मिलता है, दैट इज FeSO4। और कॉपर क्या हो गया? ये अलग हो गया, है ना। ये आगे जाके पढ़ेंगे। इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। तो इसको हम क्या और क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट पहले ब्लू था, अब ये कॉपर कैसा हो गया? इसका कलर रेडिश ब्राउन। तो कलर चेंज होते हुए दिख रहा है, रेडिश ब्राउन। क्लियर? नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट यानी अब क्या हो रहा है? रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन जो स्टेट है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, आप सबने देखी है सॉलिड वैक्स। वैक्स कैसी होती है? सॉलिड होती है इन द फॉर्म ऑफ अ कैंडल, लेकिन जब हम उसको बर्न करते हैं तो क्या बनाती है? टू फॉर्म वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कैसे होते हैं? गैसियस। यानी कि ये जो वैक्स है ये सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जो वाटर वेपर्स हैं और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो बन रहे हैं ये क्या है? गैसियस फॉर्म में। यानी क्या हो रही है? स्टेट चेंज हो रही है। पहले सॉलिड था, उसके बाद जो प्रोडक्ट बना उसका जो स्टेट है वो क्या है? गैसियस है, यानी गैस के फॉर्म में है। और जरा देखो, कॉमन एग्जांपल है H2, आप सबको पता है। हाइड्रोजन ये क्या है? ये भी गैस है,
ऑक्सीजन ये भी गैस है, लेकिन इनसे जो प्रोडक्ट मिलता है हमको दैट इज H2O, ये कैसा है? लिक्विड। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है लिक्विड है या फिर गैस के फॉर्म में है ना। तो इसमें भी क्या हो रहा है? फिजिकल स्टेट है जो कि क्या हो रही है? चेंज हो रही है। पहले दोनों जो रिएक्टेंट हमने लिए थे दोनों किस में लिए थे? गैस के फॉर्म में, लेकिन हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये कैसा मिल रहा है? लिक्विड के फॉर्म में। क्लियर? चलो आगे बढ़े। समझ आया है या नहीं? ये सारी चीजें ऊपर से निकल रही हैं, टाइम लगेगा, चीजें आएंगी समझ, लेकिन आपको क्या करना है? कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? पढ़ाई पर ध्यान देना, आराम से धीरे 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 पढ़ना है। आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, है ना। कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना है। भले ही हमें दिन में थोड़ा सा पढ़े, लेकिन डेली पढ़ना है। चलो भाई, नाउ चेंज इन टेम्परेचर। अब क्या हो रहा है? टेम्परेचर क्यों चेंज हो रहा है? यानी जब केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होगा। और टेम्परेचर के बेसिस पर जो केमिकल रिएक्शन है वो दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक तो एक्सोथर्मिक और दूसरी एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं ना, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। एक्सो यानी हीट क्या हो रही है? इसमें रिलीज हो रही। एक्सो यानी एक्सटर्नल, बाहर के एनवायरनमेंट में हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है? हीट रिलीज होती है। जबकि एंडोथर्मिक, एंडो यानी आंदो, अंदर देते जाओ देते जाओ, एंडो मतलब देते जाओ अंदर, यानी क्या हो रही है? इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट रिलीज नहीं हो रही है रिएक्शन के बाद, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। हीट एब्जॉर्ब्ड। क्लियर? यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिल रहा है और हमको क्या हो रही है? साथ में क्या मिल रही है? हीट मिल रही है। जबकि एंडोथर्मिक में क्या हो रही है? रिएक्टेंट में ही हमको हीट की जरूरत पड़ती है, तब हम क्या बना पा रहे हैं? प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। एक सेकेंड, क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट। क्लियर? चलो भाई कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के और एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको देखो एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें क्या हो रहा है? बीकर है, उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें क्या है? क्विकलाइम। कौन सा सॉल्यूशन है? क्विकलाइम। क्विकलाइम यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ? वाटर के साथ। हमने क्या किया? क्विकलाइम लिया CO, इसको हमने क्या कराया? वाटर के साथ रिएक्ट कराया। और जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम और क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम। ठीक है, और हमको क्या मिल रही है साथ में? हीट। यानी ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रही है? हीट रिलीज हो रही है। और ये हम कैसे पहचानेंगे? जब भी हम ये रिएक्शन करेंगे तो हम क्या करते हैं? बीकर लिया, उसमें हमने क्या लिया? वाटर लिया। जब हमने उसमें कैल्शियम ऑक्साइड को डाला तो देन क्या होगा? हीट रिलीज होगी। तो हम क्या करते हैं? नॉर्मली जब हम बीकर को टच करते हैं तो हमको कैसा लगता है? जो बीकर है वो थोड़ा सा वार्म होता है, यानी कि थोड़ा सा गर्म होता है। इसका मतलब क्या है? कि हीट क्या है? हीट रिलीज हुई है। और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट हमको देनी पड़ती है। इसमें क्या होता है? हीट एब्सॉर्ब। क्लियर? जरा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। किसका? एंडोथर्मिक का। बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम किसके साथ करेंगे? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम NH4Cl के साथ करते हैं तो इसमें हमें और क्या चाहिए? हीट भी चाहिए, क्योंकि ये कैसी है? चलो इसको दूसरे पेज पे कर लेते हैं, दूसरी स्लाइड में एंडोथर्मिक की।
कौन सी रिएक्शन करनी है हमको? एंडोथर्मिक। हमने क्या लिया? बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराती? अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl प्लस हीट, क्योंकि ये कैसी है? एंडोथर्मिक, तो हमको क्या करनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी। तो क्या बनेगा? बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 प्लस अमोनिया, देखो BaCl2 है ना, और क्या बना साथ में? अमोनिया और वाटर। ये कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं? हीट को दे रहे हैं। क्लियर? क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कब हीट रिलीज हो रही है और कब हमको हीट देनी पड़ रही है। तो अब पहचान लेंगे। अब हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक देख लिए, यानी उन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हमने क्या कर लिया? आइडेंटिफाई कर लिया कि केमिकल रिएक्शन हो भी रही है या फिर नहीं हो रही, यानी उस केमिकल चेंज को या फिर उस चेंज को हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे। तो जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे हमने वो सारे कवर कर लिए। अब हमें क्या देखना है? हमने जो केमिकल इक्वेशन पढ़ी थी, अब उसको क्या सीखना है? बैलेंस करना सीखना है। तो बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? यानी कि इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स are equal in both side, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स LHS में है उतने ही नंबर ऑफ एटम किसमें होने चाहिए? RHS में, यानी जितने लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट्स हैं इक्वल हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स कहां होने चाहिए? राइट हैंड साइड में। उस रिएक्शन को, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी है? यानी कि इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल, आर अनइक्वल इन बोथ साइड। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है? जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल नहीं होते हैं, यानी LHS RHS के बराबर नहीं है। यही है। जरा एग्जांपल देखो कैसे है ये। हमने क्या किया? जिंक को जब रिएक्शन कराई H2SO4 के साथ, हमको क्या मिला? ZnSO4 प्लस H2। अब जो नंबर ऑफ एटम, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? एटम देखो, यहां जिंक है, जिंक लिख लिया, हाइड्रोजन लिख लिया, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक है, यहां जिंक कितने हैं? 1, यहां भी कितना है? 1। यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 1 सेकेंड, यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यहां भी कितने हैं? 2, यानी बैलेंस है, इक्वल है। यहां सल्फर 1, यहां भी 1, यहां ऑक्सीजन 4, यहां भी 4, यानी कि जो नंबर ऑफ एटम्स है ऑन बोथ साइड वो कैसे है? इक्वल है। यानी जितने एटम्स इधर है उतने ही एटम्स इधर है, यानी जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड है उतने ही एटम्स राइट हैंड साइड है। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये कैसी है? बैलेंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नाउ अब अनबैलेंस का एग्जांपल देखें। जैसे मान लो हमने लिया H2 plus O2 gives H2O। अब इसमें देखो क्या नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है? यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 2। 1 सेकेंड, यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यहां भी 2 है, हाइड्रोजन इक्वल है। यहां ऑक्सीजन 2, यहां 1। क्या नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के इक्वल है ऑन बोथ साइड? आंसर क्या है? नो, ऑब्वियसली। अरे देख के भी नहीं बता पा रहे हो? यहाँ कितने हैं? 1 2 3 तो आती है ना। यहाँ कितने हैं? 2, यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन इक्वल है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और यहाँ कितना है? 1। जब कुछ नहीं लिखा होता मतलब क्या होता
होता है 1। तो क्या इसमें ऑक्सीजन एटम इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी है? अनबैलेंस। और जब भी हमें इक्वेशन लिखते हैं तो हमें क्या करनी होती है? अगर इक्वेशन बैलेंस है तो कोई बात ही नहीं है, और अगर इक्वेशन अनबैलेंस है तो हमें क्या करना पड़ता है? इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, यानी कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों साइड क्या करने होते हैं? इक्वल करने होते हैं। तो अब इंपॉर्टेंस क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का? क्यों हमें इतना सारा काम करना पड़ता है? क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन होती है मास हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास क्या होता है? हमेशा कंजर्व रहता है ना? दैट इज, इसका मतलब क्या है कि जो टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, यानी जितना मास प्रोडक्ट में प्रेजेंट है उतना ही मास किसमें होना चाहिए? रिएक्टेंट में। दोनों इक्वल होने चाहिए ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। और इसीलिए हमें क्या करना होता है? इक्वेशन को बैलेंस करनी होती है। तो चलो देखें स्टेप बाय स्टेप कैसे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो चलो कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? जो हमको वर्ड के फॉर्म में दी होती है रिएक्शन, उसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में सबसे पहले तो लिखना होता है ना। तो सबसे पहले हमें उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा। तो देखो हमको रिएक्शन में थोड़ी सी यहां गड़बड़ी दिख रही है। क्या? इधर H2 नहीं, क्या होना चाहिए? H2O होना चाहिए। एक सेकेंड, अब रिएक्शन ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। क्लियर? आयरन की रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं तो हमको क्या मिल रहा है? Fe3O4, और साथ में हमको क्या मिल रही है? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले स्टेप क्या है? काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। हमें क्या करना पड़ेगा? जो एटम्स है उनको काउंट करना पड़ेगा ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑन बोथ साइड। अब देखो किस तरीके से काउंट करेंगे। हमें क्या करनी होगी? सबसे पहले सिंपल टेबल बनाना। इस स्टेप्स को छोड़ो, मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूं जिस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे, हम कैसे रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे। तो चलो इसी रिएक्शन को हम अपने तरीके से देखते हैं। Fe प्लस H2O, तो हमको क्या मिल रहा था? Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2। अब इसको बैलेंस करना सीखते हैं अपने तरीके से। कौन सा? हिट एंड ट्रायल मेथड से। O4 सॉरी, O4 हिट एंड ट्रायल मेथड से देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हम एटम लिख लेंगे। कौन कौन से हैं? Fe और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही तीन एलिमेंट है। Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहां भी Fe, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब हमें क्या करना है? सिंपल टेबल बना लेनी है। ठीक है, अब क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो जरा देखो Fe कितने इधर लेफ्ट हैंड साइड में? 1 लिख दिया, 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 लिख दिया सिंपल। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स लिख लिए एटम्स। आयरन कितना है हमको? Fe 1 दिख रहा है, हाइड्रोजन 2 दिख रहा है और ऑक्सीजन 1 दिख रहा है। क्लियर? अब हमें क्या करना है? लेफ्ट राइट हैंड साइड के लिख लेने। Fe कितने हैं? 3, ये लो लिख लिया 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 4, ये लो लिख लिया 4। और हाइड्रोजन कितने हैं? काउंटिंग तो आती है ना, 1 2 3, सिंपली वही कर रहे हैं।
काउंट करते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। अब हमको देखना है क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड आयरन हमको 1 दे रहे हैं, जबकि राइट हैंड साइड 3 है। तो क्या आयरन बैलेंस्ड है Fe? नहीं है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर LHS में 2 है और RHS में भी 2 है, यानी कि हाइड्रोजन तो क्या है, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितना है 1 और राइट हैंड साइड 4, यानी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी रिएक्शन दी गई है वो कैसी है, अनबैलेंस। तो हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो चलो भाई बैलेंसिंग सीखे कैसे करेंगे। यहां 1 दिया है, यहां कितना दिया RHS 3 दिया है। अब हम ऐसा क्या करें कि जो LHS है यानी लेफ्ट हैंड साइड आयरन जो Fe है वो कितना हो जाए 3। तो हम सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं किसी को। तो हम क्या करेंगे 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा 3 हो जाएगा, यानी कि हम क्या करें 3 का मल्टीप्लाई कर दे। तो हम 3 का मल्टीप्लाई करा, अब हमने क्या करा ये लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया आयरन में 3 का कर दिया। तो यानी कि अब हमारा जो आयरन है Fe है ये तो बैलेंस हो गया, RHS में भी 3, LHS में भी 3 हो गया, RHS में भी 3 हो गया, यानी कि Fe तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस है ऑलरेडी। चलो भाई ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन इधर कितना है RHS में 1 और इधर LHS में, और RHS में ऑक्सीजन कितना है 4। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे LHS में भी जो ऑक्सीजन है वो 4 हो जाए, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, ये लो। तो कितना हो गया ये 4, यानी कि हमने क्या किया ऑक्सीजन में इधर मल्टीप्लाई कर दिया किसका 4 का। अच्छा एक चीज बताओ, क्या हम ये 4 यहां लिखें या फिर यहां लिखें, कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे 4 या फिर यहां लिखेंगे आगे। अगर हम 4 को इस तरीके से लिखेंगे पीछे तो क्या हुआ, हमारा पूरा कंपाउंड ही चेंज हो गया। पहले क्या था H2O वाटर, अब तो पूरा चेंज ही हो गया, क्या बना दिया हमने H2O4। और आपने देखा क्या ये चेंज होता है, नहीं। तो हमें क्या करते हैं हमेशा आगे लिखते हैं ना कि पीछे। हम कहां मल्टीप्लाई करेंगे आगे, कितने का करना है 4 का। क्लियर, ये लो कितने का मल्टीप्लाई कर दिया 4 का। क्लियर, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया मैम बिल्कुल। अब जब हमने ऑक्सीजन बैलेंस किया, अब हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। हाइड्रोजन बोला अरे ये क्या किया तुमने, क्यों भाई, अरे मैं तो अच्छा वाला बैलेंस बैठा था ना, ये क्या कर दिया तुमने, मुझे बिगाड़ दिया। तो अब हम क्या करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, है ना। अब देखो हाइड्रोजन इधर कितने हैं 4 2 जा 8, कितने इधर 8 और इधर कितने हैं सिर्फ और सिर्फ 2। तो हम ऐसा क्या करें जिससे इधर भी जो RHS में जो हाइड्रोजन है वो कितने हो जाए 8। तो 2 में हम सिंपली क्या कर देंगे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे हम सिंपली 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, यानी हम क्या कर देंगे ये। क्या अब रिएक्शन बैलेंस है हमारी, इसमें बहुत ऊबड़ खाबड़ हो गया, तो चलो अच्छे से लिख लेते हैं इसी को। हमने क्या करा 3Fe, पहली बात तो F कैपिटल आता है, हाँ नहीं कुछ लोग बोलेंगे कि अरे मैम ये स्मॉल लेटर नहीं आता, पहले हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। क्या हो रहा है आज, 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। देखो जरा आयरन कितने 3, यहां भी 3 हो गए। हाइड्रोजन कितने 4 2 जा 8, यहां देखो जरा 4 2 जा 8, यहां भी हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन 4 और यहां भी ऑक्सीजन 4। अब हमारी रिएक्शन कैसी हो गई बैलेंस। तो क्या समझ आया या नहीं, ऊपर से तो नहीं गया। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल बनानी है
उस टेबल में सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स है जो कि रिएक्शन में प्रेजेंट है। फिर हमें क्या करना है, एलएचएस में काउंट करने हैं वो एलिमेंट्स को और आरएचएस में काउंट कर लेने। फिर देखना है क्या हमारी रिएक्शन बैलेंस है। अगर हमारी रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हमें सिंपली क्या करते जाना है, उसको जहां हमें लग रहा है कि हमें मल्टीप्लाई करके इक्वल हो रहा है तो हम क्या करते जाएंगे, वहां मल्टीप्लाई करते जाएंगे और अपनी रिएक्शन को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। सिंपल है। चलो कुछ और अपन एग्जांपल्स देख लेते हैं। और ये वही नॉर्मल स्टेप्स है, उससे अच्छा है कि जो हमने मेथड करा है उस तरीके से आप करोगे तो इजीली कर पाओगे। इसमें क्या दिया है स्टेप 2 में, स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। यानी हमें क्या करना है, उस वहां से बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, ज्यादा हो। तो इन्होंने क्या करा, नंबर ऑफ एटम्स इसमें ज्यादा है Fe3O4 में, क्योंकि 3 Fe है और ऑक्सीजन कितने, 4, यानी कि कितने हुआ टोटल 7। क्लियर। तो इस तरीके से करना, लेकिन आप इस चीज को छोड़िए, जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से करोगे तो इजीली कर पाओगे। चलो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन जरा। और फिर उन्होंने क्या करा, सिंपल सी टेबल बना दी, Fe भी 3 कर दिए, ठीक है, इधर भी बैलेंस है, इधर भी हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया और इधर भी ऑक्सीजन बैलेंस। यही हमने किया है। चलो हाँ, अब जरा कुछ क्या करें, क्वेश्चंस की टाइमिंग है तो जरा कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। देखो आपको कितना आ रहा है। चलो भाई देखते हैं कितना आ रहा है, आपने कितना सीखा है। पहले अच्छा सा पेन सिलेक्ट कर ले। चलो येलो ही रहने देते हैं। मीथेन, मीथेन यानी कि CH4। जब भी हमको वर्ड फॉर्म में दिया हो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको रिएक्शन के फॉर्म में लिख लेना है उसको। तो CH4 प्लस ऑक्सीजन O2 हमको क्या दे रही है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यानी कि H2। सबसे पहले क्या बताया था हमको, क्या कर लेना है, एलिमेंट लिख लेना है। चलो भाई एलिमेंट लिखो, पहले तो टेबल बनानी है। चलो ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यही 3 एलिमेंट दिख रहे हैं इधर, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहां भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है भाई, बना ली टेबल। अब हमें क्या करना है, देखो LHS और RHS में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या करना है, काउंट करना है। चलो भाई काउंट करो। कार्बन कितने इधर पर, लेफ्ट हैंड साइड 1। क्या कोई और कार्बन दिख रहा है हमको, नहीं, तो क्या लिखेंगे हम, सिंपली 1। लो हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ठीक है भाई लिख लिए 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ठीक है भाई लिख लिए, लो लिख लिए। चल अब आते हैं राइट हैंड साइड, कार्बन कितने हैं, 1, लो मैम लिख लिया 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ये लो मैम लिख लिए 2। ऑक्सीजन कितने हैं, अरे मैम ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो सिंपल है, लो कितना दिख रहा है हमको, 2 और ये 1, मैम 3, ठीक है भाई लिख दिए 3। ये लो अब देखो जरा क्या हमारी रिएक्शन बैलेंस है, कार्बन LHS में भी बने, RHS में भी बने, यानी कार्बन तो इक्वल है। हाइड्रोजन LHS में 4 है, RHS में 2 है, यानी कि ये इक्वल नहीं है। और ऑक्सीजन भी हमारा इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इक्वल करना है। चलो भाई करो। चलो ये लगा लेते। अब देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये तो बैलेंस है, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन इधर कितना है, LHS में 4, RHS में 2। तो हम क्या करें, जिससे RHS में भी 4 करें, हो जाएगा सिंपली मल्टीप्लाई कितने का, 2 का, क्योंकि 2 2 ही तो 4 होते हैं, हुआ ना 4 और 4, यानी हमने किसमें करा, हाइड्रोजन में। कहा मल्टीप्लाई करा, RHS में। तो ये लो क्लियर, कितने हो गए हाइड्रोजन, 4, ठीक है। यहां भी कितने हैं, 4, यानी हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब कार्बन ऑलरेडी बैलेंस था, अब हमें देखना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने इधर, 2। और अब क्या हुआ, गड़बड़ हो गई क्या, पहले RHS में ऑक्सीजन कितने थे, 3, अब कितने हो गए, 2 ये और 2 ये, यानी कि ऑक्सीजन कितने हो गए, 4।
ऑक्सीजन कितने हमारे RHS में 4। अब इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम LHS में क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। यानी कि हमने क्या किया, ये लो भाई कुछ नहीं किया, सिंपली 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जरा, कार्बन कितने था 1, यहाँ भी 1, हाइड्रोजन कितने 4, यहाँ भी 2 2 जा 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन कितने 2 2 जा 4 और यहाँ भी 2 और 2 4। क्लियर। अब हमारी जो रिएक्शन है वो क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। चलो और इक्वेशंस देखें और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो आज के लिए इतना काफी है, कुछ और थोड़ी सी हमारे 1-2 क्वेश्चंस रह गए हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अब क्या होगा, आपके सर के ऊपर से जाने लगेगा। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।